तो ध्यान दीजिए, मैं स्क्रीन स्टार्ट करता हूँ शेयर करना। ठीक है, तो हमें आज से लूप स्टार्ट करना है पढ़ना। लूप का यूज क्या होता है इसके बारे में ध्यान दीजिए। सबसे पहले सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो लूप होता है, लूप का जो बेसिक वर्क होता है वो ये होता है कि किसी टास्क को बार बार रिपीट करना। तो बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझें अगर, तो जब अगर आपको कोई ऐसा काम करना हो जो कई बार करना है, जो बार बार करना है, तो आप उसको लूप की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे एकदम सिंपल शब्दों में बोले तो अगर आपको अपना नाम, मान लीजिए अपना नाम जो है आपको 100 बार प्रिंट करना है। अगर आपको ये अपना नाम 100 बार प्रिंट करने को बोला जाए तो 100 बार अपना नाम प्रिंट करने के लिए आपको इसको 100 बार प्रिंटफ के अंदर लिखना पड़ेगा। मतलब एक ही नाम को आपको 100 बार जो है प्रिंटफ के अंदर लिखना पड़ेगा। तो आपको बार बार प्रिंटफ के अंदर आप अगर अपना नाम नहीं लिखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आपको शुरुआत करनी है लूप के बेसिक कॉन्सेप्ट से। देखिए, लूपिंग का मतलब होता है looping statements are used to repeat a block of code for number of times। ठीक है, अगर आप कोई काम बार बार कराना चाहते हैं, कोई ब्लॉक ऑफ कोड कई बार रन कराना चाहते हैं, तो आप लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने कोई काम किया एक बार आपने कर दिया, अब अगर आपको उसे बार बार करना है तो उससे हम लोग कहेंगे ब्लॉक ऑफ कोड। और उस ब्लॉक ऑफ कोड को अगर आप कई बार चलाना चाहते हैं तो आप उसको लूप के अंदर डाल सकते हैं। अब लूप कैसे काम करेगा, तो सबसे पहला लूप है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप जो है 3 होते हैं आपके, व्हाइल, फॉर एंड डू व्हाइल। तो जो व्हाइल लूप है ये आपका सबसे पहला लूप है। किसी भी लूप में मेन जो होती हैं वो 3 चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं लूप काउंटर, दूसरी चीज होती है कंडीशन, ऐसे ही लिखा जाता है व्हाइल को, लूप काउंटर देन कंडीशन। इसके अंदर लिखा जाता है लूप काउंटर का इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। ध्यान देना, जो सबसे सिंपल स्टेप्स हैं, अगर आपको कोई लूप इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले व्हाइल लूप को देख लीजिए कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे पहले आपको लिखना होता है लूप काउंटर। लूप काउंटर ये एक वेरिएबल की तरह होता है, या ये पहले वेरिएबल ही होता है। ये वेरिएबल आपके लूप को काउंट करेगा कि लूप कितनी बार चलना है, कितना चल चुका है, या कह लो कितना चलना बाकी है। मीन्स टोटल एक काउंटिंग रखेगा कि कितना लूप चलना है या कितना चल चुका है। नेक्स्ट रहता है व्हाइल कंडीशन। तो व्हाइल के आगे लिखा जाता है कंडीशन। व्हाइल एक कीवर्ड है और उसके बाद लिखी जाएगी आपकी कंडीशन। ये कंडीशन इस लूप को कहां तक चलाना है ये तय करेगी। फिर लूप के अंदर लूप काउंटर जो होता है आपका, जो ये वेरिएबल होता है जिसकी मदद से आपका लूप आगे बढ़ेगा या पीछे जाएगा, उस लूप काउंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट किया जाता है या फिर डिक्रीमेंट किया जाता है। जैसे कि अगर आपको लूप 10 बार चलाना है, कोई लूप आपको 10 बार चलाना है, तो आप 1 से लेकर के 10 तक लूप चला सकते हैं या फिर 10 से लेकर के वापस से 1 तक लूप चला सकते हैं। दोनों का आउटपुट आएगा कि लूप 10 बार चला। दोनों का आउटपुट वही आएगा कि लूप 10 बार चला। लेकिन अब बात आती है लूप के अंदर जो काम करना है वो कहाँ लिखेंगे। तो वो जो काम होता है उसे हम लोग कह सकते हैं बॉडी ऑफ लूप, जो कि लूप के अंदर यहां पे लिखा जाएगा। मतलब एक लूप की ये 3 चीजें फिक्स रहती हैं, लूप काउंटर वेरिएबल, लूप का कंडीशन और लूप काउंटर का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। बाकी बॉडी ऑफ लूप कुछ भी हो सकता है। देखिए एक प्रोग्राम, तो प्रोग्राम को बहुत सिंपल हमें भी एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम लोगों को
कोई एक काम जो है मल्टीपल टाइम्स करना है। तो जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया था कि मुझे अगर अपना नाम ही जो है 10 बार प्रिंट कराना है, तो मैंने पहले अपना नाम एक बार प्रिंट कराया, मैंने अपना नाम लिखा और उसको एक बार प्रिंट कराया। तो इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और फिर आगे देखते हैं। ये प्रोग्राम जो है हमारा रहेगा प्रोग्राम 21, ठीक है। अब हमारे इस प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा वो देखिए क्या आउटपुट आएगा। अगर हम ये प्रोग्राम रन करवाएं तो हमारा नाम जो है आउटपुट में आ गया, हिमांशु कश्यप। अब हम चाहते हैं कि ये नाम किस लाइन से आया, इस कोड से ये नाम आया, ये जो कोड लिखा गया इस कोडिंग से हमारा नाम प्रिंट हो गया। अब हम चाहते हैं कि हमारा नाम जो है 10 बार प्रिंट हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहां लिखना पड़ेगा व्हाइल, और ये जो लाइन है ये लाइन लिखनी पड़ेगी इस व्हाइल के अंदर। फिर इस व्हाइल के ऊपर आपको एक लूप काउंटर का वेरिएबल लेना है, जैसे इंटीजर a इक्वल टू 1। फिर यहाँ एक कंडीशन बनानी है कि a की वैल्यू जब तक छोटी या बराबर रहे 10 के। फिर बॉडी ऑफ लूप ये है, ये क्या है अभी करेंटली बॉडी ऑफ लूप। इसके बाद उसी लूप के अंदर जो लूप काउंटर है a, इसको इंक्रीमेंट करना है a प्लस प्लस, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है आपका। तो प्रोग्राम को सेव किया और रन कराया तो प्रोग्राम में देखिए 10 बार हिमांशु कश्यप प्रिंट हो गया। अब हम अगर चाहते हो कि अलग अलग लाइन में प्रिंट हो ये हिमांशु कश्यप, तो देखिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक बैकस्लैश n लगा देंगे। अब देखिए ये देखिए हिमांशु कश्यप जो नाम है मेरा वो 10 टाइम प्रिंट हो गया और ये लूप के थ्रू हुआ। लूप ने क्या किया, इस लाइन को 10 बार चलाया, ठीक है ना। ये बेसिक सा सिस्टम होता है, ठीक है। समझिए इस प्रोग्राम को, और अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइए। आप यहां पर a प्लस प्लस लगा सकते हैं या फिर आप यहां पर a इक्वल टू a प्लस 1 कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दो तरीके कर सकते हैं आप, a इक्वल टू a प्लस 1 कर सकते हैं या फिर a प्लस प्लस कर सकते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है सोचिए, मैं जैसे बता रहा हूं उस तरीके से आप ध्यान दीजिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ऐसा होता है कि a की काउंटिंग जो है 1 से स्टार्ट हुई, मतलब a की जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट हुई। इस लाइन को अगर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, इस लाइन को अगर इंग्लिश में पढ़ा जाए तो बोला जाएगा while a लेस देन इक्वल टू 10, मतलब कि जब तक a की वैल्यू 10 या 10 से छोटी रहे। अब मान लो ये a प्लस प्लस नहीं लिखा हुआ है तो क्या होगा, तो होगा ये कि अगर a और या a प्लस प्लस नहीं लिखा हुआ है तो दिक्कत ये आएगी कि अगर आपका ये काम चालू हुआ, मतलब आपका ये लूप चालू हुआ, तो लूप जैसे ही चलेगा, लूप जैसे शुरू होगा तो a की वैल्यू 1 है। क्या ये कंडीशन सही है, कंडीशन सही है क्योंकि a की वैल्यू 1 है और a की कंडीशन यहाँ पे दी है मैंने कि 10 से छोटी होनी चाहिए। तो a की वैल्यू 10 से छोटी है, 10 से छोटी है तो अंदर आएगा और हिमांशु कश्यप प्रिंट हो जाएगा। जो लूप दोबारा चलता है, लूप का हमेशा जो कॉन्सेप्ट रहता है वो यही रहता है कि जब भी लूप जो है अपने अंदर की कोडिंग को एग्जीक्यूट करेगा ये वापस से वो अपनी पहली लाइन पे पहुंचेगा। पहली लाइन कौन सी है, ये वाली, इस लाइन पे वो वापस से पहुंचेगा। तो जब वापस पहुंचेगा तो फिर कंडीशन चेक होगी कि क्या a की वैल्यू 10 से छोटी है, तो a की वैल्यू तो अभी भी 10 से छोटी है क्योंकि a की वैल्यू तो 1 ही है। फिर से हिमांशु कश्यप प्रिंट हो जाएगा, फिर लूप ऊपर जाएगा, ऊपर जाते ही फिर से चेक होगा कि क्या a की वैल्यू 10 से छोटी है। तो इससे ये होगा कि a की वैल्यू तो हमेशा 1 रहेगी और a की वैल्यू हमेशा 10 से छोटी रहेगी। इस केस में अगर हम रन कराएं तो देखिए लूप जो है लगभग आपको समझ में आएगा इनफाइनाइट टाइम चलता चला जाएगा। ये लूप देखिए चलता चला जा रहा, रुक नहीं रहा। ये आपको दिख रहा होगा रुका हुआ है, लेकिन
ये रुक नहीं रहा है, ये चलता ही चला जा रहा है, रुक नहीं रहा है। तो इस केस में a प्लस प्लस किया मैंने, इससे क्या हुआ, a प्लस प्लस क्या करता है, ये लूप की वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है। तो a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू 1 है ना, एक बार जब हिमांशु कश्यप प्रिंट हो जाएगा तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर अगली बार कंडीशन चेक होगी और अगली बार हिमांशु कश्यप प्रिंट होगा तो a की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो ये हिमांशु कश्यप तब तक प्रिंट होता रहेगा जब तक a की वैल्यू 10 रहेगी। जैसे ही एक बार a की वैल्यू 11 हुई तो लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि a की वैल्यू 11 हो जाएगी और 11 जो है 10 से बड़ा है, तो कंडीशन गलत हो गई और इस केस में लूप चलना बंद हो जाएगा। तो अगर हम लूप को रोकना चाहते हैं तो ये आपको a प्लस प्लस करना पड़ेगा। ये देखिए अभी जो डेटा आया वो इस तरह आया, आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, ठीक है। तो अभी बताइए बेटा, कोई अगर डाउट हो तो इसमें लूप में, इस लूप में अभी और भी हम कई चीजें बताएंगे, लेकिन इस लूप में अगर कोई डाउट है इस प्रोग्राम में सामने जो आपके है उसमें बताइए। तो इसमें हमने बहुत सिंपली a प्लस प्लस लिया ताकि हमारा लूप का वैल्यू बढ़ता रहे, एक टाइम पे कंडीशन ऑटोमेटिक फॉल्स हो जाए। देखिए अगला प्रोग्राम देखिए। तो अगर हम लोग लूप का यूज करके कई और भी प्रोग्राम बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही प्रोग्राम बना सकते हैं, कई और प्रोग्राम बना सकते हैं। तो देखिए जैसे हमने कुछ और काम किया, तो जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे 1 से लेकर के 100 तक की गिनती प्रिंट कराते हैं। तो मैंने लिखा प्रिंट 1 to 100, ये हमारा टास्क है। यहाँ पे हमने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h मेन, और मेन के अंदर हमने पास किया यहाँ पे एक वेरिएबल लिया a इक्वल टू 1 नाम से, 1 वैल्यू से। व्हाइल के अंदर लिखा जब तक a की वैल्यू 100 से छोटी या बराबर रहे तब तक क्या हो, प्रिंट होता रहे। मान लीजिए सिंपली अभी मैंने प्रिंट किया a और a की वैल्यू बढ़ती रहे, एक की बजाय हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, मान लीजिए कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, a ही रख लेते हैं। सेव किया इस प्रोग्राम को, प्रोग्राम 22 के नाम से रन करवाया, तो आउटपुट में ध्यान से देखिए 100 बार a आ गया। ये देखो ये जो प्रिंट हुआ है 100 बार a की वैल्यू प्रिंट हो गई है, ठीक है ना। a जो है 100 बार प्रिंट हुआ। क्यों हुआ ऐसा, पिछली बार की तरह ही लूप है, बस 2 चीजें अंतर है यहाँ पे। पहली बार में हमने एक पिछले लूप में हमने यहाँ पे 10 लिखा था और वहां यहाँ पे हिमांशु कश्यप लिखा था, इस बार हमने 100 लिख दिया है। तो यहाँ पे हमने लिखा परसेंटाइल d और a की वैल्यू। अब देखिए प्रोग्राम, अब रन कराया हमने, तो देखिए पहले प्रिंट हुआ 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके पूरा 100 तक गिनती प्रिंट हो गई। ध्यान से देखिए पूरा 100 तक की गिनती प्रिंट हो चुकी है और 100 तक की गिनती इसमें आ चुकी है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस बार यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे हमने a की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज की थी, 1 हो गई। कंडीशन जो है ये तब तक सही रहेगी जब तक a की वैल्यू 100 या 100 से छोटी होगी, लूप चलेगा। और लूप में प्रिंटफ से परसेंटाइल d का इस्तेमाल करके मैंने a की वैल्यू प्रिंट करवाई। पहली बार a की वैल्यू 1 है, दूसरी बार a की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि ये a प्लस प्लस जब चलेगा तो a की वैल्यू हमेशा एक एक बढ़ती रहेगी। तो जिस तरीके से लूप काउंटर की वैल्यू, ये लूप काउंटर होता है हमारा, जिस तरीके से लूप काउंटर की वैल्यू बढ़ रही है उसी लॉजिक से हमने उसी लूप काउंटर की वैल्यू प्रिंट करा, तो 1 से लेकर के 100 तक की गिनती प्रिंट हो गई। सेम काम करने के लिए फॉर लूप भी अवेलेबल है। फॉर लूप क्या करता है, कैसे करता है, देखिए फॉर लूप में लिखा जाता है फॉर, और फॉर के आगे इस तरह से कर्ली ब्रेसेस और पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर जो चीज व्हाइल में 3 अलग अलग लाइन में लिखी जाती है वो फॉर में बस एक ही लाइन में आप लिख सकते हैं। ये बेनिफिट है फॉर लूप का।
देखिए फॉर लूप में ध्यान दीजिएगा, हाँ, तो हमने यहाँ पे लिखा फॉर, जो लूप काउंटर ऊपर होता था लूप के, वो इसमें लूप के अंदर रहेगा, फॉर के अंदर लूप काउंटर, फिर लूप काउंटर यहाँ पे, फिर कंडीशन रहेगी सेमी कॉलन लगा के, और फिर से सेमी कॉलन लगा करके लूप काउंटर का इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट जो भी करना होगा वो होगा यहाँ पे। इस तरीके से हमारा लूप बनेगा, और इसके अंदर क्या बचा, बॉडी ऑफ लूप। अब अगर ध्यान दें आप, तो पिछले वाले सिंटेक्स में और इस सिंटेक्स में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ध्यान दीजिए, व्हाइल को बनाते समय जो लूप काउंटर होता था, ये वेरिएबल, ये व्हाइल वाली लाइन के ऊपर लिखते थे पहले ही। इस वाले में, फॉर लूप में, लूप के अंदर ही यहाँ पे लिखना है। फिर जो कंडीशन यहाँ लगाते थे वो यहाँ भी लगानी है, बस वो यहाँ पे लगेगी सेमी कॉलन लगाने के बाद। जो बॉडी ऑफ लूप के अंदर था वो अभी भी लूप के अंदर ही है, बिल्कुल अपनी ही जगह पे वो लूप के अंदर है। जो लूप काउंटर का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहां हो रहा था, वो अब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यहां पे हुआ करेगा। मतलब बस लिखने की जगह बदल रही है, पोजीशन बदल रहा है, बाकी पूरा कोड, पूरा लॉजिक सेम है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग फॉर लूप की बात कर रहे हैं, फॉर लूप और व्हाइल लूप पूरा सेम होते हैं, बस लिखने की जगह बदलती है चीजों। तो इस बार अगर हमें 1 से लेकर के 100 तक गिनती प्रिंट कराना हो, बट यूजिंग फॉर लूप, तो कैसे करेंगे, यहां लिखेंगे फॉर, यहां लिखेंगे इंटीजर इंट आई या a इक्वल टू 1, a लेस देन इक्वल टू 100 और a प्लस प्लस। बहुत सिंपल है, a इक्वल टू 1, a लेस देन इक्वल टू 100, a प्लस प्लस। अब यहां पे क्या करेंगे, लूप के अंदर प्रिंट कर देंगे परसेंटाइल d a की वैल्यू। वही प्रोग्राम है, बस लूप बदल दिया है। लूप पिछली बार व्हाइल था, इस बार फॉर कर दिया है। रन कराया मैंने, आउटपुट में ध्यान से देखिए, हमारा कोड वही आएगा, आउटपुट वैसा ही आएगा, बस कोड में थोड़ा सा अंतर है। देखिए 1 से 100 तक गिनती पिछली बार भी आई थी, इस बार भी आ रही है, पूरी गिनती आ रही है प्रॉपर, देखिए ठीक है। तो यहाँ पे मेन जो पॉइंट है वो क्या है, वो ये है कि लिखने में तरीका चेंज हुआ। इसमें देखिए जो इंटीजर a इक्वल टू 1 यहाँ होता है, वो इंटीजर a इक्वल टू 1 लूप के अंदर है। यहाँ पे जो कंडीशन व्हाइल के बाद यहाँ लिखी जाती है, वो यहाँ पे फॉर के अंदर यहाँ पे लिखी जा रही है, और सेमी कॉलन लगा दिया गया यहाँ पे। फिर जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है, जो लूप के अंदर यहाँ होता है, वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ हो रहा है। जो लूप का बॉडी होता है, वो लूप के अंदर रहता है यहाँ पे, वो अभी भी अपनी ही जगह पे है। तो बस जो लूप की चीजें हैं, उनको लिखने की जगह, पोजीशन बदल रही है, बाकी पूरा का पूरा लॉजिक एकदम सेम है, 1% का डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। आगे देखिए, तो लूप दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम काम करेंगे। आउटपुट को देख करके आप नहीं बता सकते कि कौन सा लूप लगाया गया है, आउटपुट दोनों का सेम आएगा, आउटपुट में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। डू व्हाइल लूप की बात करें अगर, तो जो डू व्हाइल लूप होता है, इसमें क्या लिखा जाता है, इसमें सबसे पहले लिखा जाता है लूप काउंटर वेरिएबल। फिर इसमें सबसे पहले क्या लिखना है, लूप काउंटर वेरिएबल। फिर लिखना होता है डू, डू के आगे करली ब्रेसेस लगाए जाते हैं। इस बार डू के आगे पैरेंथेसिस नहीं लगाए जाएंगे, ये वाला पैरेंथेसिस नहीं लगेगा। करली ब्रेसेस के अंदर बॉडी ऑफ लूप रहेगा, और साथ में यहां पे एक व्हाइल लिखा जाएगा, और इसमें लिखी जाएगी कंडीशन, और यहां सेमी कॉलन लगाया जाएगा। तो मतलब यहाँ पे ये है, इस बार डू पहले है और व्हाइल बाद में है।
हाँ, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डू पहले है, व्हाइल बाद में है, तो इसमें क्या होता है कि डू के टाइम पे यहाँ पे जहाँ पे डू लिखा जाता है, यहाँ कोई कंडीशन नहीं लिखी जाती है। तो यहाँ पे जो कंडीशन होती है नीचे व्हाइल के अंदर दी जाती है, और ये व्हाइल अलग से व्हाइल नहीं है, ये व्हाइल इसी डू का व्हाइल है। ये जो व्हाइल है इसी डू का व्हाइल है, ठीक है। ये बॉडी ऑफ लूप उसी तरह से है, लूप काउंटर उसी तरह से है। अब लूप काउंटर का जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है वो इसके अंदर होगा इस तरह, ठीक है। इस तरीके के लूप को ध्यान से देखिए एक बार कैसे बनाया जाता है। कोई डाउट हो तो आप चैट में लिख सकते हैं। ये डू व्हाइल लूप हैज इंक्लूड stdio.h, फिर मेन, और मेन के अंदर हम लिखते हैं सेम तरीके से इंटीजर a इक्वल टू 1, डू के अंदर मैंने लिखा printf परसेंटाइल d और a की वैल्यू a प्लस प्लस while a इज लेस देन इक्वल टू 10। अब जरा ध्यान से आप देखिए, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर पूरी तरह से सेम है पिछले प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम में, बस ये अंतर है, अगर ये व्हाइल उठा करके यहां से यहां रख दिया जाए तो ये व्हाइल लूप है, और अगर ये व्हाइल यहां से उठा करके यहां डू कर दें और व्हाइल नीचे लिख दें, बट यहाँ सेमी कॉलन लगेगा क्योंकि इसके बाद कोई भी इस तरह का कर्ली ब्रेस नहीं है। जब इस तरह का कर्ली ब्रेस होता है तो नहीं लगता है। तो यहाँ पे अगर हम डू ऊपर कर दें व्हाइल नीचे कर दें तो ये लूप आपका हो गया डू व्हाइल लूप। अगर हम व्हाइल ऊपर कर दें और डू को पूरी तरह से मिटा दिया जाए तो ये हो जाता है आपका डू व्हाइल लूप। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। प्रोग्राम का आउटपुट आएगा 1 से लेकर के 10 तक। देखिए 1 से लेकर के 10 तक की गिनती प्रिंट हो गई। तो सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए क्या हुआ, कैसे हुआ। यहाँ पे वेरिएबल a की वैल्यू 1 से शुरू हुई, इसके बाद में प्रिंटफ से a की वैल्यू प्रिंट हो गई। सबसे पहले 1 प्रिंट हो गया, फिर इसमें क्या हो गया 2। यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, क्या जो a की वैल्यू है 2, वो 2 जो है क्या 10 से छोटा है, तो बिल्कुल छोटा है। ऊपर जाएंगे वापस से, कहाँ पे जाएंगे, अगर कंडीशन सही है तो डू पे जाएंगे वापस से। इसके अंदर फिर से आएंगे, फिर से जो है प्रिंटफ चलेगा, a प्लस प्लस चलेगा, फिर ये कंडीशन चेक होगी। नेक्स्ट टाइम फिर से चेक होगा कि क्या a की वैल्यू छोटी है, तो अभी भी छोटी है, और अंदर जाकर के अगेन वो प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा लॉजिक ये है कि इसमें कंडीशन यहाँ पे नहीं है। बाकी सारे लूप पे अगर आप ध्यान दो तो कंडीशन जो है वो शुरुआत में ही रहती है, लेकिन इस लूप में कंडीशन वहां नहीं होकर के यहाँ नीचे है, और नीचे होने की वजह से जब हमारा कंपाइलर टॉप टू बॉटम नीचे को आएगा, ऊपर से, तो ऊपर से हमारा कंपाइलर नीचे को आएगा तो क्या होगा, ऊपर उसको शुरुआत में कोई कंडीशन नहीं मिलेगी, और इस सिचुएशन में हमारा जो कंपाइलर है वो डू के अंदर चला जाएगा। मतलब अगर मैं a की वैल्यू यहाँ पे 20 कर दूं, ध्यान दीजिए इस टाइम पे a की वैल्यू क्या है 20, और डू के अंदर जाएंगे तो क्या प्रिंटफ से प्रिंट होगा परसेंटाइल d और a की वैल्यू क्या है 20, तो क्या आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा 20 प्रिंट होगा। देन a प्लस प्लस चलेगा, मतलब a की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी 21। अगर a की वैल्यू 21 हो जाएगी तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो व्हाइल है वो चलेगा, और व्हाइल में कंडीशन है कि क्या a की वैल्यू 10 या 10 से छोटी है, तो यस a की वैल्यू 10 से छोटी है। नहीं सॉरी, मैंने यहाँ पे 21 हो गई थी वैल्यू, इस बार जो है वैल्यू छोटी नहीं पड़ेगी। इस बार जो वैल्यू है
वो बड़ी हो जाएगी और इस केस में जो हमारा लूप है वो नहीं चलेगा। अब आप ध्यान दीजिए क्या होगा आउटपुट में। रन कराया मैंने, आउटपुट में देखिए 20 प्रिंट हुआ, आउटपुट में 20 प्रिंट हुआ। 20 प्रिंट होने के बाद में जब आउटपुट में 20 प्रिंट हुआ तो उसके बाद में लूप नहीं चला। जबकि अगर आप हमारे लूप की कंडीशन को ध्यान से देखें, जो हमने कंडीशन बनाई थी वो क्या बनाई थी? कंडीशन थी while a less than equal to 10, जबकि a की वैल्यू तो पहले से ही 20 है। अगर a की वैल्यू पहले से ही 20 है और यहाँ पे लिखा हुआ है a की वैल्यू 10 से छोटी होनी चाहिए तब लूप चले, लेकिन फिर भी लूप एक बार चला। बात आप समझिएगा, 20 प्रिंट हुआ था अभी और 20 प्रिंट हुआ तो मतलब लूप के अंदर हम गए थे। लूप के अंदर जाने का मतलब ये हुआ कि ये देखिए एरो बनाता हूं यहाँ पे, तो ये देखिए जो हमारा लूप है वो ये है, यहां से यहां तक ये हमारा लूप है। अब इस लूप में हम अंदर गए तभी तो 20 प्रिंट हुआ। एक बार फिर से आउटपुट देखिए, समझिए, मैंने रन कराया इसको तो आउटपुट में आया, वेट कर रहे हैं आउटपुट का, ये देखिए आउटपुट में 20 प्रिंट हो गया। तो 20 जो प्रिंट हो रहा है वो तभी प्रिंट हो रहा है जब हम लूप के अंदर जा रहे हैं। और लूप के अंदर जाने का मतलब ये हुआ कि लूप के अंदर तो चले गए लेकिन कंडीशन के हिसाब से तो कंडीशन गलत है। अगर आप ध्यान दें, कंडीशन क्या थी? a की वैल्यू 10 या 10 से छोटी हो, लेकिन यहाँ पे a की वैल्यू है क्या? a इक्वल टू 20। पहली बार में ही कंडीशन गलत है, लेकिन फिर भी हम लोग कंडीशन के अंदर जाएंगे क्योंकि हम लोगों का जो लॉजिक है उसके हिसाब से हमारा जो प्रोग्राम है उसमें कंडीशन बाद में है, ठीक है। उसके हिसाब से जो हमारा लूप है उसका जो लॉजिक है उसके अकॉर्डिंग कंडीशन बाद में है और ये पहले है। ब्लॉक ऑफ कोड, आपने क्या पूछा कि रिटर्न वैल्यू, रिटर्न वैल्यू कहां पे, किस जगह की आप बात कर रहे हैं? लूप काउंटर का मतलब होता है कि लूप को काउंट करना, मींस कि लूप कितनी बार चला या कितनी बार चलना बाकी है या कितनी बार चल चुका है, उस हिसाब से लूप को काउंट करना कि लूप जो है कितनी बार अभी और चलेगा। इसके बाद में बैकस्लैश एन शुरू में या लास्ट में लगाने से अलग आउटपुट आता है या वही सेम आता है आउटपुट? आप चाहे बैकस्लैश एन आगे लगाएं, यहाँ पे इस प्रोग्राम की शायद आप बात कर रहे होंगे, यहाँ पे ये आप चाहे पहले लगाएं या बाद में लगाएं, आउटपुट में ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, एक छोटा सा डिफरेंस मिलेगा। देख लो, इसका आउटपुट आ रहा है 10 बार हिमांशु कश्यप। देखिए 10 बार हिमांशु कश्यप आया, शुरुआत में देखिए पहले हिमांशु कश्यप आया, फिर एंटर हुआ, फिर हिमांशु कश्यप आया, फिर एंटर हुआ। अब अगर हम बात करें बैकस्लैश एन जो है पहले लगा दें, ये बैकस्लैश एन जो है यहां लगा दें, यहां मिटा दें, तो होगा क्या कि एक बार एक शुरुआत की लाइन छूट जाएगी। ये देखो यहाँ एक लाइन छूट गई, पहले बैकस्लैश एन लगा फिर हिमांशु कश्यप, ये बस अंतर आएगा, तो बाकी प्रोग्राम सेम आता है। फिर आपने पूछा रिटर्न वैल्यू जो है जीरो क्यों दिखाता है आउटपुट में? ठीक है, आउटपुट में देख लेते हैं एक बार रन करा करके। तो हमने अपने इस प्रोग्राम को रन कराया, इसका आउटपुट आया 20, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसके आउटपुट में लिख के आ रहा है रिटर्न वैल्यू 0। देखिए जो फंक्शन होता है ये चीज आपको आगे तक समझ में आएगी, तो वैसे हम आपको मेन पॉइंट बता देते हैं। जितने भी सी प्रोग्रामिंग में जितने भी फंक्शंस होते हैं, लाइक मेन फंक्शन या प्रिंटफ फंक्शन या कोई भी फंक्शन, हर एक फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है ना। तो बाय डिफॉल्ट हर फंक्शन 0 वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब बाय डिफॉल्ट अगर रिटर्न टाइप नहीं है, लाइक मेन का कोई रिटर्न टाइप नहीं दिया गया है, तो इसीलिए वो जो प्रोग्राम के आउटपुट में लिख के आता है, जो प्रोग्राम चला वो आउटपुट ये आया, लेकिन उस मेन फंक्शन हमारा मेन था उसने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की, मींस 0 आया। तो वो ऑटोमेटिक कंपाइलर की तरफ से लिख करके आता है। अगर आप टर्बो में ये प्रोग्राम रन कराओगे तो ऐसा नहीं आएगा। दिखा देता हूं मैं करके एक बार, टर्बो में रन करके, ये टर्बो में एकदम प्लेन आएगा।
तो ये रहा टर्बो का सॉफ्टवेयर, देखिए ध्यान से, टर्बो में आउटपुट सेम आएगा। ये भी जानना जरूरी है तो समझ लीजिए। तो हमने यहाँ पे लिखा, प्रोग्राम बनाया हमने यहाँ पे हैश इंक्लूड, आपको दिख रहा होगा, अगर क्लियर नहीं हो तो आप जूम भी कर सकते हैं, अपने मोबाइल को पिंच करके डुअल फिंगर से जूम भी कर सकते हैं वहां पे अपने आप को। देखिए इंक्लूड मैंने किया stdio.h, यहाँ हमें कोन io.h भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पे get ch का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जबकि देव में ऐसा नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने लिखा, कुछ भी लिखा लाइक printf हेलो। अभी मैं इसमें लूप का प्रोग्राम नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वो रिटर्न 0 उसमें हमेशा ही लिख के आता है अगर आना होगा। तो मैंने रन कराया इसको, देखिए प्रोग्राम को जब मैंने रन कराया तो आउटपुट में आया हेलो। बाकी जो देखिए करंटली मेरे प्रोग्राम में लिख करके आ रहा है, ये हमारा जो कंप्यूटर है, लाइक हमारा जो कंपाइलर है, ये अपनी तरफ से बाय डिफॉल्ट इतना डेटा देता है। मतलब इस तरह की चीजें बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये देता है। अगर आप इसको मिटाना चाहते हो तो एक फंक्शन और इस्तेमाल करना होता है clr scr। तो कंपाइलर की तरफ से बाय डिफॉल्ट भी कई चीजें होती हैं। देखिए अब मैंने रन कराया, इस बार सिर्फ हेलो लिख करके आया और वो एक्स्ट्रा लिख करके नहीं आया, तो क्योंकि मैंने स्क्रीन क्लियर की थी इसकी मदद से। लेकिन जो clr scr फंक्शन है, ये जो है हमारे जो देव C++ है उसमें सपोर्ट नहीं करता है, इसीलिए हम लोग वहां पे स्क्रीन को क्लियर नहीं कर सकते। लेकिन जब आप इसको यहां से कंपाइलर से रन करा रहे हैं तो ही बस ये ऐसा होता है कि यहाँ पे ये लिख करके आता है। तो आप इसको इग्नोर करें। रिटर्न 0 का मतलब यही है कि अभी जो हमारा फंक्शन है, मेन फंक्शन, ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है, डू व्हाइल लूप में जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि डू व्हाइल लूप जो है एक बार चल जाता है, कंडीशन चाहे सही हो या फिर गलत हो, ये बिना चेक किए, क्योंकि हमारा लूप ऊपर से नीचे की ओर आता है और शुरुआत में कोई कंडीशन मिलती नहीं है। जब शुरुआत में कंडीशन नहीं मिलती है, कंडीशन एंड में मिलती है, तो इस केस में जो है हमारा लूप का जो हमारा जो कंपाइलर है वो लूप के अंदर चला जाता है इवन कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लूपिंग का। तो लूपिंग को लेकर के कई सारे प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं। मैं कुछ एक दो प्रोग्राम बताता हूँ। तो मान लीजिए जैसे हमें प्रोग्राम बनाना है, इसमें हमें 1 से लेकर के 50 तक के नंबर प्रिंट करने हैं, लेकिन सिर्फ वो नंबर प्रिंट करने हैं जो नंबर इवन हो। इवन नंबर आप जानते हैं, तो प्रिंट इवन नंबर बिटवीन 1 to 50। ठीक है, मेन के अंदर, मेन मैंने बनाया लेकिन मुझे यहाँ पे है इंक्लूड stdio.h लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हम इस प्रोग्राम में क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमारा टास्क है 1 से लेकर के 50 के बीच के वो सारे नंबर प्रिंट हों जो कि इवन है। सबसे पहले हम 1 से 50 के बीच के सारे नंबर प्रिंट करा देंगे। मींस जितने भी 1 से 50 के बीच नंबर हैं वो हम सारे प्रिंट कराते हैं। तो इंटीजर a इक्वल टू 1, अभी मैंने प्रोग्राम बनाया था व्हाइल लूप से, फिर से वही बना देता हूँ, a लेस देन इक्वल टू 50 और प्रिंटफ के अंदर लिखा मैंने परसेंटाइल d और a की वैल्यू a प्लस प्लस कर दिया। प्रोग्राम 24/5 कर दिया मैंने और इस तरह से मैंने रन कराया इसको। मैंने यहाँ पे रन कराया, यहाँ पे देखिए 50 तक हमारा आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अब हमें सिर्फ वो नंबर प्रिंट कराने हैं जिनकी वैल्यू इवन हो। तो प्रिंटफ से नंबर प्रिंट होता है, प्रिंटफ को मुझे तब चलाना है जब a की वैल्यू इवन हो और तब प्रिंटफ को नहीं चलाना है जब a की वैल्यू ऑड हो। तो यहाँ पे मैं प्रिंटफ के पहले एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ। लूप के अंदर भी इफ का इस्तेमाल किया जा सकता है। इफ a की वैल्यू छोटी हो, सॉरी छोटी नहीं,
परसेंटाइल ए परसेंटाइल 2 इक्वल इक्वल 0, मतलब एक को 2 से डिवाइड करने पे अगर शेषफल इसका 0 आता है, रिमाइंडर इसका 0 आता है, तो फिर ये प्रिंटफ चले, अदरवाइज प्रिंटफ नहीं चलेगा। मैंने आप लोगों को यह भी सिखाया था कि यदि किसी इफ के अंदर एक ही लाइन लिखनी हो तो आप इफ के कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाएंगे, तभी भी आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही काम करेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, अभी a मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 0, मतलब अगर ये नंबर इवन हो तो प्रिंटफ चले, अदरवाइज प्रिंटफ नहीं चलेगा। लेकिन लूप चलता रहेगा, लूप आपका 1 से लेकर के 50 तक प्रॉपर चलेगा, लेकिन प्रिंट वही नंबर्स होंगे जो नंबर्स इवन होंगे। अब देखिए प्रोग्राम का आउटपुट में देखिए इस बार आया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22। इस तरह से ध्यान से देखेंगे तो वो सारे नंबर्स प्रिंट हुए जो इवन है, ऑड वाले नंबर्स प्रिंट नहीं हुए। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा प्रोग्राम है, लेकिन इसी तरह से धीरे धीरे करके कई प्रोग्राम होते हैं जो हमें बनाने पड़ते हैं, जो हमें बनाने पड़ेंगे वो हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो व्हाइल लूप से भी आप प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो आपको लूपिंग ऐसे समझनी है कि जैसे मैंने ये प्रोग्राम जो बनाया है अभी, ये व्हाइल लूप से, ध्यान से दीजिएगा। लेकिन अगर आपको यही प्रोग्राम व्हाइल लूप की बजाय फॉर लूप से बनाना पड़े तो भी जो है आप बना पाए इसको। मतलब अगर आपको यही प्रोग्राम फॉर लूप से बनाना हो, यही प्रोग्राम डू व्हाइल लूप से बनाना हो, तो आप बना पाए। मतलब ऐसे समझना है लूप को। अगर आपको ये फॉर लूप से बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, देखिए इसी प्रोग्राम को हम फॉर लूप से बना के दिखाते हैं। इसी प्रोग्राम में बनाते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, यहां से लेकर के मेन के अंदर का यहां तक का कमेंट कर दिया। अब अगर ये प्रोग्राम फॉर से बनता तो कैसा बनता, ऐसे बनता, a int a इक्वल टू 1, a लेस देन इक्वल टू 50, a प्लस प्लस, और फॉर के अंदर इफ a मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 0, देन यहाँ पे printf परसेंटाइल d a। सेव किया मैंने प्रोग्राम को। देखिए थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रोग्राम के मुकाबले ये प्रोग्राम थोड़ा कम लाइन में हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें 3 लाइन में लिखी जाती हैं, ये लूप काउंटर, ये व्हाइल और ये a प्लस प्लस, ये तीनों लाइन एक ही लाइन में लिख दी हमने। तो इससे क्या हुआ, आउटपुट देखिए वही आया। मतलब यहाँ पे एक बात और है कि कोई आउटपुट को देख करके आप ये नहीं बता सकते कि ये प्रोग्राम व्हाइल से बनाया गया होगा या फॉर से बनाया गया होगा। मतलब आउटपुट सेम है, लेकिन प्रोग्राम की कोडिंग में जो है थोड़ा सा अंतर है, वो आप देख सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई डाउट हो इस प्रोग्राम में तो बताएं मुझे। हाँ बताइए। ऑड नंबर करना हो, ऑड नंबर करने के लिए कुछ करना नहीं है। ऑड नंबर करने के लिए आपको जो है कोई ज्यादा काम नहीं करना है। आपको बस जो ये ऑपरेट जहां हमने लगाया था परसेंटाइल 2 इक्वल इक्वल 0, यहां बस लिख देना है नॉट, ये इस तरह से। देखिए अब ऑड नंबर्स आएंगे, नॉट लगा दिया मैंने, ये देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ऐसे करके आ रहा है। ठीक है, ऑड नंबर हो गया। और क्या आपने डाउट बताया, डबल इक्वल। डबल इक्वल का मतलब होता है इक्वालिटी चेक करना, मतलब वो वैल्यू बराबर है कि नहीं जीरो के। ठीक है, असाइन इक्वल जो होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जो राइट की वैल्यू को लेफ्ट में असाइन करता है, इसीलिए हमने डबल इक्वल यूज किया है। डबल इक्वल जो होता है वो इक्वालिटी ऑपरेटर होता है, तो लेफ्ट और राइट की वैल्यू बराबर है कि नहीं ये बताता है। ऑड नंबर के लिए आपको बस इक्वल 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 की बजाय नॉट इक्वल यूज कर लेना है।
और कोई डाउट हो तो बताएं मुझे। कोई और डाउट हो तो बताइए। ठीक है, देखिए इसके बाद से तो लूप से इस तरह के कई सारे काम आप कर सकते हैं। आप धीरे धीरे करके हम लोग यूज करेंगे और सीखते जाएंगे। लूप में एक कॉन्सेप्ट होता है, फिर जैसे इफ में होता है वैसे ही नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का मतलब, जैसे नेस्टेड इफ का मतलब क्या था, अगर आपको याद है तो नेस्टेड इफ का मतलब होता है इफ के अंदर फिर से एक इफ। सेम तरीके से नेस्टेड लूप का मतलब होता है लूप के अंदर फिर से एक लूप। अगर लूप के अंदर फिर से लूप हो तो उसे हम लोग कह सकते हैं नेस्टेड लूप। ठीक है, तो जैसे एक लूप है, मान लीजिए फॉर लूप है, ऐसे फॉर लूप के अंदर फिर से कोई फॉर लूप आ गया, मतलब कोई लूप के अंदर फिर से कोई एक और लूप आ गया, यहाँ पे कोडिंग है। तो इस केस में क्या होता है, देखिए इसे हम लोग कहते हैं आउटर लूप और इसे हम लोग कहते हैं इनर लूप। तो होता क्या है समझिए इस पे। मैंने एक प्रोग्राम बनाया हैश इंक्लूड stdio डॉट h मेन, और मेन के अंदर मैंने लिखा फॉर इंटीजर a इक्वल टू 1 a लेस देन इक्वल टू 5 a प्लस प्लस। प्रिंटफ कराया मैंने a की वैल्यू को, यहाँ पे a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। प्रोग्राम को सेव किया मैंने, प्रोग्राम 26 के नाम से रन कराया मैंने। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, ये देखिए आ गया। तो ये तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम मैंने बनाया था। एक प्रोग्राम बनाया जिसकी काउंटिंग स्टार्ट की 1 से लेकर गए 5 तक बढ़ाते हुए। तो क्या हुआ 1 2 3 4 5 एक एक करके प्रिंट हो गया। अब अगर हम चाहते हो कि अभी देखिए इस लूप के लिए ये लूप 5 बार चलेगा, और इस लूप के लिए बॉडी ऑफ लूप क्या है, बॉडी ऑफ लूप है ये इस लाइन को ध्यान दीजिएगा, जो करेंटली लाइन है ये लूप इस लाइन को, ये लूप क्या करेगा, ये लूप उस लाइन को बार बार 5 बार एग्जीक्यूट करेगा और उसका आउटपुट आ जाएगा 5 बार। मतलब 5 बार ये लाइन चलेगी, पांचों बार एक की वैल्यू अलग अलग होगी, तो पांचों बार एक वैल्यू अलग अलग आएगी। पहली बार 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। अब अगर हम इस लूप को भी एक लूप के अंदर डाल दें, मतलब हमारे पास एक और लूप हो जिसमें इंट b इक्वल टू 1, b लेस देन इक्वल टू 5 और b प्लस प्लस हो, ऐसा हो। इस केस में ये वाला जो लूप है इसको कट किया मैंने यहां से, और ये लूप इसके अंदर मैंने डाल दिया। ध्यान दीजिएगा, अगर लॉजिक समझिएगा तो ही समझ में आएगा, ध्यान से। जो हमारा ये लूप था, इस लूप के लिए बॉडी ऑफ लूप था ये, तो वो जो लूप था अंदर वाला वो अपने प्रिंटफ को 5 बार रन करा रहा था। लेकिन अगर हम लोग बाहर वाले लूप की बात करें तो बाहर वाले लूप के लिए जो बॉडी ऑफ लूप है वो है ये ब्लू वाला, इसको मैंने अभी ग्रीन बॉक्स के अंदर रख दिया। ये तो बाहर वाला लूप भी 5 बार चलेगा, 1 से लेकर के 5 तक। तो बाहर वाला लूप जब 5 बार चलेगा तो अंदर वाला लूप बाहर वाले लूप के हर एक बार चलने पे 5 बार चलेगा। मतलब बाहर वाला लूप 5 बार चलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो बाहर वाला लूप जब एक बार चलेगा तो अंदर वाला लूप अपना पांचों टाइम चलेगा। फिर जब बाहर वाला लूप दूसरी बार चलेगा तो अंदर वाला लूप अगेन पांचों टाइम चलेगा। बाहर वाला लूप तीसरी बार चलेगा तो अंदर वाला लूप अगेन 5 टाइम चलेगा।
मतलब बाहर वाले लूप के एक बार चलने पर अंदर वाला लूप जो होता है वो अपने सारी आइट्रेशन कंप्लीट करता है। आइट्रेशन का मतलब होता है एक राउंड उसका, ठीक है ना। तो अंदर वाला लूप जो है 5 राउंड के लिए मैंने बनाया है, 1 से लेकर के 5 तक, और बाहर वाला लूप भी 5 राउंड के लिए बनाया है। तो बाहर वाला लूप जब 5 बार चलेगा तो अंदर वाला लूप बाहर वाले लूप के हर एक बार चलने पर अपने 5 बार चलेगा। इससे क्या होगा, जो अंदर वाला लूप है वो टोटल 25 बार चल जाएगा, क्योंकि बाहर वाला लूप जब एक बार चला पहली बार तो अंदर वाला 5 बार चला, फिर बाहर वाला लूप दूसरी बार चला तो अंदर वाला लूप अगेन 5 बार चला, फिर बाहर वाला लूप तीसरी बार चला तो अंदर वाला लूप अगेन 5 बार चला। ऐसे करके बाहर वाला लूप हर एक बार चलने पर अंदर वाला लूप अपने पूरा चलेगा। अब इससे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इससे ये होगा, जो सबसे जरूरी पॉइंट है वो ये है कि हमारा जो लूप है, अब अगर आप आउटपुट ध्यान से देखें समझ में आएगा आपको। ये देखिए, पहले 1 से लेकर के पहले 5 बार आया, ये तो पहले भी आ रहा था, लेकिन वही 1 से 5 बार फिर से आया, वही 1 से 5 बार फिर से आया, वही 1 से 5 बार फिर से आया, वही 1 से 5 बार फिर से आया। मतलब टोटल जो है 1 से 5 बार जो आना था वो टोटल 5 बार है। बात समझिएगा फिर से एक बार। मैं क्या करता हूं, मैं बाहर वाला लूप हटाता हूं, मैं बाहर वाला लूप ये देखिए हटा दिया मैंने यहां से ऐसे। अब देखिए करंट जो प्रोग्राम है इसका आउटपुट क्या आएगा। इस प्रोग्राम के हिसाब से हमारा ये जो लूप है एक बार चले, ये लूप 5 बार चलेगा 1 से लेकर 5 तक, तो प्रिंटफ 5 बार चलेगा, इसका आउटपुट आएगा 1 से लेकर के 5 तक की गिनती। ये देखिए 1 2 3 4 5 आ गया। अब रन कराया अगेन। अब देखिए वही 1 से जो 5 बार आ रहा था वो 5 बार आया, क्योंकि बाहर वाला लूप 5 बार चला, तो अंदर वाले लूप के एक ये सिर्फ अंदर वाला लूप चलाने पर वो 1 से लेके 5 तक आ रहा था, तो 1 से लेके 5 तक 5 बार आएगा, क्योंकि बाहर वाला लूप है। ये होता है नेस्टेड लूप। इस लूप की हेल्प से पैटर्न प्रिंटिंग के काम होते हैं। जैसे देखिए आपने देखा होगा पैटर्न प्रिंट किए जाते हैं स्टार 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 करके, उस तरह के काम, या आगे और भी कई सारे काम होंगे जो इसी तरह के लूप से हुआ करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा पैटर्न बनाना है हमें। तो पैटर्न बनाने के लिए समझिए बाहर वाला जो लूप होता है वो रो की तरह काम करता है, जो अंदर वाला लूप होता है वो कॉलम की तरह काम करता है। देखिए ध्यान से। तो मैंने एक लूप बनाया जिसमें आर फॉर रो, आर की वैल्यू 1 से लेकर के आर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 तक की और आर प्लस प्लस किया। फिर अंदर सी का लूप चलाया और सी की वैल्यू सी इक्वल टू 1 से लेकर के सी लेस देन इक्वल टू 5 तक किया और सी प्लस प्लस किया। तो जो आर का लूप है वो रो के लिए है, जो सी का लूप है वो कॉलम के लिए है। फिर हम लोग क्या करेंगे, सी के लूप के अंदर हम लोग स्टार प्रिंट करा देंगे एक। तो सी के लूप के अंदर अगर स्टार प्रिंट कराएंगे तो फिर ये लूप 5 बार स्टार प्रिंट करेगा और ये 5 स्टार 5 बार आएंगे, तो मतलब टोटल 25 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। देखते हैं टोटल जो है, ये ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5, मतलब गिनने नहीं है लेकिन 25 स्टार जो है प्रिंट हो चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि एक 5 स्टार एक एक लाइन में आए, मतलब जब एक रो प्रिंट हो जाए तो अगली रो नई लाइन में आए। तो ये रो वाला जो लूप है इसके अंदर मैंने यहाँ पे, लेकिन देखिए कॉलम वाले लूप के बाहर है हम,
कॉलम वाले लूप के बाहर लेकिन रो वाले लूप के अंदर मैंने प्रिंटफ से \n प्रिंट करा दिया। तो अब ध्यान से देखिए, 5 स्टार आएंगे एक एक लाइन में। ये देखिए, एक लाइन में 5 स्टार, फिर अगली लाइन में 5 स्टार, फिर अगली लाइन में 5 स्टार, 5 स्टार और 5 स्टार। इस तरह से पैटर्न प्रिंट होता है। अब हमने जो अभी पैटर्न प्रिंट किया है वो ये है, मैं कमेंट बना रहा हूं यहाँ पे, ये कमेंट है। मैंने जो अभी पैटर्न प्रिंट किया है वो ये है, 1 2 3 4 5 स्टार, 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 1 2 3 4 5। ये हमने पैटर्न अभी प्रिंट कर दिया है। ध्यान से देखिए, ये जो पैटर्न है ये हमने प्रिंट कर दिया है। अब हमें जो है प्रिंट कराना है, जो अभी हमें प्रिंट कराना है वो दूसरा पैटर्न। हम चाहते हैं एक पहली लाइन में 1 स्टार प्रिंट हो, दूसरी लाइन में 2 स्टार प्रिंट हो, तीसरी लाइन में 3 स्टार प्रिंट हो, चौथी लाइन में 4 स्टार प्रिंट हो, पांचवी लाइन में 5 स्टार प्रिंट हो। ऐसा लॉजिक लगाना है। तो ये पैटर्न हमने अभी प्रिंट कराया और अब हमें ये पैटर्न प्रिंट कराना है। ठीक है, देखिए, हाँ, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें पहली रो में जब रो नंबर 1 हो तो स्टार भी 1 प्रिंट हो, जब रो नंबर 2 हो तो स्टार भी 2 प्रिंट हो, जब रो नंबर 3 हो तो स्टार 3 प्रिंट हो, जब रो नंबर 5 हो तो स्टार भी 5 प्रिंट हो। ऐसे करके काम करना है। तो अभी क्या हो रहा है, रो नंबर तो 1 से लेकर के 5 तक चल रहा है, लेकिन कॉलम जो है वो हर बार 5 तक चल रहा है। हमें जहां ये कॉलम हर बार 5 तक चल रहा है, इस 5 को मिटा करके हम यहां लिख देंगे r। इससे क्या होगा कि कॉलम उतनी बार ही चलेगा जिस नंबर की आप रो में होंगे। तो मान लीजिए पहले नंबर की रो में है तो कॉलम एक बार ही चलेगा, अगर दूसरे नंबर की रो में है तो कॉलम 2 बार चलेगा। तो अगर कॉलम का लूप 2 बार चलेगा तो 2 स्टार प्रिंट होंगे, 1 बार चलेगा तो 1 स्टार प्रिंट होगा। रन कराया, देखिए ये पैटर्न प्रिंट हो गया। ठीक है, पिछला वाला अगर आपको पैटर्न समझ में आया था तो पिछले वाले पैटर्न और इस पैटर्न में डिफरेंस सिर्फ इतना है, यहाँ पे r जो लिखा है यहाँ हमने उसमें 5 लिखा था, इसमें बस r लिख दिया है। इस प्रोग्राम को समझिए, देखिए और मुझे बताइए कि इसमें कोई डाउट हो अगर तो आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, उस चीज को सोचिए, एक बार ट्राई करिए समझने का, आपको समझ में आ जाएगा। बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर अगर इसी नेस्टेड लूप में सर हमें अपना नेम प्रिंट कराना हो तो नेम यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि नेम उतनी बार प्रिंट हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपका नाम है ए, तो अगर हम ए लिखेंगे तो ये इस तरीके से ए को प्रिंट करेगा जो कि पैटर्न हमने बनाया है। अगर हम यहाँ पे अपने पूरे नाम को लिख देते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आपका नाम है मान लीजिए एबीसी, तो हमने एबीसी लिख दिया। तो बात ये है कि यहाँ पे ये पहली लाइन में 1 बार एबीसी आएगा, दूसरी लाइन में 2 बार एबीसी आएगा, तीसरी लाइन में 3 बार एबीसी आएगा, चौथी लाइन में 4 बार एबीसी आएगा, पांचवी लाइन में 5 बार आ रहा है। तो यहाँ पे नाम आप प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन अगर पैटर्न में नाम प्रिंट कराएंगे तो उसी हिसाब से फिर आएगा, इसीलिए स्टार प्रिंट कराया। आप स्टार की जगह पे @ प्रिंट करा सकते हैं, क्योंकि ये पैटर्न जो है @ का पैटर्न बनेगा, थोड़ा सा डिजाइन अलग है इसका। ये देखिए, इस बार जो पैटर्न आया वो @ का पैटर्न है। और बताइए कोई डाउट होगा सर। हाँ। सर हम चाहते हैं कि जैसे मेरा नेम आंचल है तो हम चाहते हैं एक एक लेटर अलग अलग रो में आए सर। उस केस ए में एन सी ये अभी नहीं हो सकता फिर, क्योंकि नहीं, ऐसा इसलिए नहीं हो सकता अभी क्योंकि जो मेन रीजन है वो ये है कि अगर आप आंचल को अलग अलग नाम में लाना चाहते हैं तो पहले उस नाम को
एज अ स्ट्रिंग आपको स्टोर करना पड़ेगा, और स्ट्रिंग हम जब पढ़ाएंगे तब आप ये काम कर सकते हैं बिल्कुल। यस सर। लेकिन अभी स्ट्रिंग हम बनाने को तो हम तुरंत बना सकते हैं, अगर आप कहें तो प्रोग्राम बना के तुरंत दिखा दूंगा, लेकिन समझने के लिए आपको थोड़ा स्ट्रिंग सीखना पड़ेगा। यस सर, ठीक है सर, बाद में बता दीजिए। कोई और डाउट तो बताएं। नो सर, थैंक यू सर। किसी और को कोई डाउट? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यस सर, गुड इवनिंग सर। सर ये लूप कैसे चलेगा एक बार बता दीजिए। रो का लूप। यस सर, लूप कैसे चलेगा, जैसे कंडीशन कैसे चेक होगी, ये सब बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, इधर हम देखिए सोचते हैं कि आउटपुट क्या आएगा, और ऊपर जो है हम लूप चलाते हैं। ठीक है, सोचिए, मतलब हम रन नहीं कराएंगे, हम लोग देखिए माइंड में ही कंपाइल करते हैं कि किस तरह से ये लूप काम कर रहा होगा इंटरनली। तो कंप्यूटर में सबसे पहले ये लाइन चलेगी, ये लाइन जब चलेगी तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। देन ये कंडीशन चेक होगी कि क्या आर की वैल्यू 5 से छोटी है या बराबर है। तो आर की वैल्यू क्या है, अभी 1 है, तो 5 से छोटी है, बिल्कुल छोटी है। अंदर आएंगे, आर की वैल्यू 1 है, अंदर आ गए, तो ये लाइन चलेगी, ये लाइन चलेगी तो सी की वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहां कंडीशन लगाई गई है कि क्या सी की वैल्यू छोटी है बराबर है आर के। आर की वैल्यू अभी क्या थी, 1। ध्यान दीजिएगा, यहां हम लिखते जा रहे हैं आर की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू करंटली क्या है, 1। ये कमेंट कर देता हूं मैं, ये कमेंट है, आर की वैल्यू 1 है करंटली और सी की वैल्यू करंटली क्या है, 1। तो 1 के केस में ये लूप के हम अंदर आएंगे, लेकिन सी कहां तक चलेगा, सी लेस देन इक्वल टू आर तक। आर का मतलब रो की वैल्यू क्या है, 1, मतलब कि ये 1 तक चलेगा। मतलब ये जो लूप जो है एक बार चलेगा, और इस केस में एट द रेट एक बार प्रिंट होगा। तो यहां देखिए आउटपुट में हमने मान लिया कि एक बार एट द रेट प्रिंट हो गया होगा। अगली बार जब ये लूप खत्म होगा तो एंटर हो जाएगा, मतलब ये \n चलेगा, तो हम यहाँ नीचे आ जाएंगे इस तरह से। अगली बार लूप फिर से चलेगा, आर वाला, इस बार आर वाला लूप चलेगा, और आर वाला जब लूप चलेगा तो आर की वैल्यू इस बार हो जाएगी 2। तो आर की वैल्यू इस बार है 2, तो 2 के केस में सी का लूप अगेन 1 से लेकर के 2 तक चलेगा, जिससे क्या होगा, 2 बार एट द रेट प्रिंट हो जाएगा। तो अगली लाइन में 2 बार एट द रेट प्रिंट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन हो जाएगी, और नेक्स्ट लाइन में आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। 3 के केस में फिर से सी का लूप 1 से लेकर के 3 तक चलेगा, तो इस बार 3 एट द रेट आएंगे। सेम तरीके से फिर एंटर हो जाएगा, फिर आर की वैल्यू 4 हो जाएगी, अगली बार 4 एट द रेट आएंगे। बहुत सिंपल है, मतलब आर का लूप एक एक करके बढ़ता जाएगा, और जिस आर की वैल्यू करंटली अगर 2 है तो 2 स्टार या 2 एट द रेट प्रिंट होंगे, और अगर आर की वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट होगा, आर की वैल्यू अगर 5 है तो 5 प्रिंट होगा। मतलब आर का लूप सिंपली 1 से लेकर के 5 तक चलेगा, और 1 से लेकर 5 के बीच जिस टाइम पे जिस नंबर का आर का लूप चलेगा उतने ही गिनती के स्टार प्रिंट होंगे। ये जो आर है, सी का लूप, जो कॉलम का लूप है, वो आर के बराबर जा रहा है। मतलब अगर रो नंबर 1 हो तो कॉलम भी 1 आए, अगर रो नंबर 2 हो तो कॉलम भी 2 आए, रो नंबर 3 हो तो कॉलम भी 3 आए, कुछ इस तरह से। बताइए अगर आपको कोई और डाउट हो, या अभी भी समझ में नहीं आया हो, एक बार फिर सोचिए, ट्राई करिए, क्या हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। सर आप दो जगह प्लस, हाँ बेटा, सर आप जो दो जगह प्लस प्लस लगाए, एक जगह आर प्लस प्लस लगाए, एक जगह सी प्लस प्लस लगाए हैं। एक जगह बेटा आर वाला लूप बढ़ेगा आगे, मतलब 1 से 2 पे पहुंचेगा, और एक जगह सी वाला लूप आगे बढ़ेगा। दोनों ही लूप चलाने में, लूप चलाने के लिए लूप काउंटर को बढ़ाना ही पड़ेगा, वरना लूप हमेशा चलता रहेगा। बताएं। तो सर जो सी प्लस प्लस है, जो उसमें भी एक वैल्यू फिर जो है ऐड होगी कर रहे थे। आप जो है ये आर की वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि ये आर का लूप है, ये सी का लूप है तो सी की वैल्यू बढ़ेगी। अब आप क्या कहना चाह रहे हैं मुझे फिर से एक लोग बोले बेटा, एक लोग बताइए। सर जैसे आप 1 और 2 ऐसे करके प्रिंट कर रहे हैं, अगर हमको नीचे से करना है 1 2 3 के ऐसे प्रिंट करना तो कैसे करेंगे? जैसे मतलब
मतलब जैसे हाँ, इसको नीचे से अगर करना रहा है, जैसे एक ऊपर किए, फिर 2 किए, 3 किए, 4 किए हैं, फिर अगर इसको नीचे से लाना रहे 1 2 3, तो कैसे करेंगे? नीचे से का मतलब आपका ये तो नहीं है, देखिए कि पहले 5 स्टार आए, फिर 4 हाँ, स्टार आए, यस सर, यस सर, फिर यस 3 सर, स्टार आए, फिर 2 स्टार आए, यस फिर 1 स्टार आए। यस सर, यस सर। ठीक है ना? ठीक है, देखिए बताता हूँ। देखिए थैंक यू आपको सर। इस केस में क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। आपको अगर आपको ऐसा पैटर्न चाहिए तो बस जो रो का लूप, देखिए आप ऐसे समझिए, अगर आपके सामने मैं 5 चीजें दूं, ठीक है, तो वो 5 की गिनती आप 1 2 3 4 5 करो या 5 4 3 2 1 करो, बात वो चीज तो 5 ही रहेगी ना। तो सेम तरीके से अगर हम रो की काउंटिंग 1 से लेकर के अभी अभी देखिए रो की काउंटिंग 1 से लेकर के 5 तक जा रहे हैं और बढ़ाते हुए जा रहे हैं कि पहली बार 1 हो, दूसरी बार 2 हो, तीसरी बार 3 हो। अगर हम इसकी काउंटिंग 5 से 1 तक घटाते हुए करें, ये तीनों चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। मतलब अभी 1 से शुरू हुआ, 5 तक गया और बढ़ते हुए गया। अब क्या करना है, 5 से शुरू करना है, 1 तक लाना है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और घटाते हुए लाना है, मतलब -5। बस इतना सा करना होगा। आपका जो लूप है वो उल्टा चलेगा और अब जो है आपका वैसा ही प्रिंट होगा जैसा आप चाहते थे। ये देखिए, ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही प्रिंट हुआ है। तो इसके लिए हमें रो की काउंटिंग अपोजिट करनी पड़ेगी। मतलब अभी हम पहले 1 2 3 4 5 गिन रहे थे रो को, अब रो को हम गिन रहे हैं 5 4 3 2 1। ठीक है, कोई और डाउट हो तो वो बताएं, लिख करके बता सकते हैं आप। मैं चैट ओपन कर लेता हूँ। किसी का ज्वाइन नहीं हो रहा है, जिन्होंने मैसेज भेजा था कि उनका ज्वाइन नहीं हो रहा है, ज्वाइन हो गया ना आपका? ठीक है, बताइए कि कोई और डाउट हो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। सर मेरा ज्वाइन नहीं हुआ था, तो सर हम दूसरे के उससे पढ़ रहे हैं मोबाइल से। कोई बात नहीं। सर C इक्वल टू R भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। C इक्वल टू R जो है कहां पे करेंगे आप बताइए? C लेस देन इक्वल टू R करेंगे ना, यस सर। क्योंकि C सर सी इक्वल इक्वल आर भी तो कर सकते हैं कहां पे? सर फॉर लूप में। दूसरे वाले में ना। यस सर। देखिए अगर यहाँ पे C इक्वल टू R कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि C की वैल्यू हमें ले जानी है, या तो C की वैल्यू R के बराबर हो या R से छोटी हो। और जो ये C इक्वल R होता है, इसका मतलब होता है कि R की वैल्यू C में आ जाए। ये नहीं चलेगा, ये कंडीशन नहीं हुई। कंडीशन वो होती है जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स है, तो उस तरह से नहीं कर सकते। देखिए आगे तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यस सर। लूप में, ध्यान दीजिएगा। ये इस तरह से आपको कुछ और हम पैटर्न बनाने के लिए देंगे, आप ट्राई करिएगा, और आप अगर बना लेंगे तो फिर आपको ये नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो आप फिर बताइएगा, मैं फिर बताऊंगा। तो अगला कॉन्सेप्ट है लूप का ही कॉन्सेप्ट है, इस पे ध्यान दीजिए। जैसे हमने यहाँ पे एक लूप चलाया फॉर इंटीजर a इक्वल टू 1, a लेस देन इक्वल टू 5 या 10 और a प्लस प्लस। ये लूप के अंदर मैंने 2 या 3 नाम प्रिंट किए। देखिए जैसे printf, और एक नाम मैंने प्रिंट किया, मान लीजिए हिमांशु कश्यप। ठीक है, बाकी मैं कुछ भी प्रिंट कर दे रहा हूं। अभी मैं ऐसे प्रिंट करता हूं, मैंने प्रिंट किया एक राम, ठीक है, एक मैंने प्रिंट कर दिया जॉन,
एक मैंने प्रिंट कर दिया, कुछ भी कर देता हूं मैं, अभी के लिए मान लीजिए टॉम। तो प्रोग्राम 28 देखिए, तो अभी क्या होगा, मैंने एक लूप चलाया है, जिसमें मैंने क्या किया, एक गिनती स्टार्ट की 1 से लेकर के 10 तक गए बढ़ाते हुए। इससे क्या होगा, इससे लूप जो है 10 बार चलेगा और ये 3 नाम 10 बार प्रिंट होंगे। हम चाहते हैं कि चलो स्पेस लगा देते हैं थोड़ा थोड़ा, कि हर नाम के बाद एक स्पेस आए, और एक बार जब तीनों नाम प्रिंट हो जाए तो एक एंटर लग जाए। देखिए आउटपुट, सबसे पहले प्रिंट रन हुआ तो आउटपुट में आया, देखिए ध्यान से, राम जॉन टॉम, फिर एंटर लगा, फिर राम जॉन टॉम, फिर एंटर लगा, फिर राम जॉन टॉम, फिर एंटर लगा। मतलब एक लाइन में एक लाइन जब चलती है तो यहाँ पे 3 नाम प्रिंट होते हैं और तीनों नाम टोटल 10 बार प्रिंट हुए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लूप के बारे में 2 चीजें हैं। पहली चीज जो ये है, क्या होता है, लूप के अंदर जब आप आते हैं, जब ये a = 1 हुआ, a <= 10 हुआ, आप जब लूप के अंदर आए तो लूप ने इस लाइन को भी रन किया, इस लाइन को भी रन किया, इस लाइन को भी रन किया, इस लाइन को भी रन किया। जब वो ये लास्ट वाली लाइन रन कर लेता है तो यहां से उठ करके वापस से वो ऊपर जाता है, अगेन अंदर आता है, फिर सारे लाइन को रन करता है, फिर यहां से उठ करके वापस से ऊपर आता है, फिर सारे लाइन को रन करता है इस तरह से, फिर वापस से उठ करके ऊपर जाता है। तो जो ये कॉन्सेप्ट है ये चलता रहता है। मतलब हम जो है यहां से लूप के अंदर आते हैं, इसके बाद ये सारे लाइन चलते हैं, यहां से भी वापस से ऊपर आ जाते हैं, फिर ऊपर वापस से आ जाते हैं, और ये प्रोसेस चलता रहता है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि हमारा जो लूप है वो ऊपर से नीचे की ओर ही चलता है, और लूप के अंदर अगर हमने 4 लाइन की कोडिंग की है तो लूप जो है ये 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, चारों लाइन चलाने के बाद ही अगली बार चलेगा। जैसे ये लूप 10 बार चलना है ना, तो 10 बार चलने में जब पहली बार अंदर आएंगे तो ये सारे लाइन को चलाने के बाद ही अगली बार नेक्स्ट राउंड में वो जाएगा, फिर नेक्स्ट राउंड पे आएंगे, फिर अंदर आएंगे तो फिर से सारी लाइन चलेंगी, फिर ऊपर जाएंगे। मतलब टोटल 10 बार चलना है, लेकिन एक बार जब चलेगा तो अंदर के सारे लाइन चलते हैं, फिर हम वापस से ऊपर जाते हैं। दूसरी बात यह है कि लूप अगर हमारा 1 से लेकर के 10 तक चलाने के लिए सेट किया गया है तो वो 1 से लेकर 10 तक चलेगा ही चलेगा, वो बीच में नहीं रुकेगा। तो इसके लिए हमारे पास जो सी है इसमें 2 स्टेटमेंट होते हैं, एक को कहा जाता है ब्रेक स्टेटमेंट, एक को कहा जाता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। देखिए जो ब्रेक स्टेटमेंट होता है इसका मतलब होता है टू एग्जिट इमीडिएटली फ्रॉम लूप, और ये क्या होता है, टू स्किप करेंट आइटरेशन। ठीक है, तो करेंट आइटरेशन को स्किप करने के लिए हम लोग जो है कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, और लूप से इमीडिएटली बाहर आने के लिए हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए एक बार समझने की कोशिश करते हैं कैसे काम करेगा ये। हम यहाँ पे आए अपने प्रोग्राम में, हमारे पास ये प्रोग्राम चल रहा है, तो क्या करेंगे हमने यहाँ पे लिखा इफ एक इफ लगाना पड़ेगा, और मैंने लिखा इफ a की वैल्यू 4 हो जाए तो ब्रेक हो जाए। और मैंने ब्रेक के बारे में क्या बताया, ब्रेक क्या करता है, हमें लूप से बाहर ला देता है, मतलब लूप वहां से बंद हो जाता है। इससे क्या होगा, हमारा लूप जनरली यहाँ पे 10 बार चलना था, 1 से लेकर के 10 तक, और ये तीनों नाम 10 बार प्रिंट होने थे। लेकिन अब जब प्रोग्राम को रन कराएंगे तो तीनों नाम 3 बार प्रिंट हुए। देखिए ये नाम 1 बार प्रिंट हुआ, ये फिर दोबारा ये, फिर तीसरी बार ये प्रिंट हुआ, और जैसे ही a की वैल्यू 4 हुई
तो 4 होते ही हमारा लूप जो है वो ब्रेक हो गया। लूप के ब्रेक होने का मतलब क्या है? यहाँ पे लूप ब्रेक हो गया, इसका मतलब ये है कि जो ये लूप है वो 10 बार चलना था, लेकिन 4 बार जैसे ही a की वैल्यू 4 हुई ब्रेक हो गया। ब्रेक होते ही हम लूप से इमीडिएटली बाहर आ गए और ये लूप चलना बंद हो गया। तो यहाँ पे क्या लॉजिक रहता है? ब्रेक का इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं यहाँ पे जब आपको इमीडिएटली लूप से बाहर आना। कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी सिचुएशन पे लूप नहीं चलाना होता और किसी सिचुएशन पे लूप चलाना होता है आगे। तो अगर किसी सिचुएशन पे आपको लूप को बंद करना हो तो आप जो है इमीडिएटली लूप से बाहर, एक बार में ही लूप से आप बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब सोचिए यहाँ पे कंटिन्यू का इस्तेमाल क्या होता है। तो कंटिन्यू क्या करता है? कंटिन्यू यहीं पे लिख दिया मैंने जहां ब्रेक लिखा था मैंने। कंटिन्यू क्या करेगा? कंटिन्यू जो है इस नंबर पे लूप को यहां तक नहीं जाने देगा, यहीं से अगले राउंड पे भेज देगा। ध्यान दीजिए क्या होगा। होगा ये कि हमारा लूप यहां से जब अंदर आता है तो पूरा ये पूरा जब चलता है, चलने के बाद यहाँ पे आने के बाद वापस से ऊपर जाते हम लोग। लेकिन इस बार क्या होगा? जैसे ही कंटिन्यू चलेगा हम लोग यहाँ से ऊपर जाने की बजाय यहीं से ऊपर चले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहीं से हम लोग ऊपर चले जाएंगे। इससे क्या होगा? इससे सब एक बार जो है ये नाम जो है प्रिंट नहीं होंगे। देखिए एक बार ध्यान से, प्रिंट किया मैंने सब कुछ और यहाँ पे राम जॉन सब कुछ प्रिंट हुआ, पूरे नाम प्रिंट हुए। लेकिन अगर आप ध्यान से गिने तो टोटल 9 बार प्रिंट हुए हैं, एक बार प्रिंट नहीं हुआ है। किस नंबर पे प्रिंट नहीं हुआ है? 4 नंबर पे नाम प्रिंट नहीं हुआ है। दिखाता हूं मैं आपको इसको एक बार और। मैं क्या करता हूं, नाम प्रिंट करने के पहले मैं एक बार परसेंटाइल डी से ए की वैल्यू भी प्रिंट कर देता हूं। मैंने रन कराया, ध्यान से देखिए, तो 1 पे प्रिंट होगा राम, जॉन और श्याम, टॉम। तो यहाँ पे देखिए 2 पे प्रिंट हुआ, 3 पे प्रिंट हुआ, 4 पे प्रिंट नहीं हुआ, सीधा 5 पे प्रिंट हुआ, 6 पे प्रिंट हुआ, 7 पे प्रिंट हुआ, 8, 9 और 10 पे प्रिंट हुआ। ध्यान से देखिए तो 4 नंबर की लाइन यहाँ से गायब। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 4 नंबर के केस में मैंने एक कंडीशन लगाई थी कि यदि यहाँ 4 आए ए की वैल्यू तो कंटिन्यू हो जाए। कंटिन्यू से क्या होगा कि ये कंटिन्यू चलेगा जब, तो हम लूप में यहां से सीधा यहां पहुंच जाएंगे। मतलब ये इतनी लाइन उस केस में नहीं चलेंगी जब कंटिन्यू चलेगा। और कंटिन्यू कब चलेगा? जब मैंने कंडीशन लगाई ए की वैल्यू जब 4 हो। यदि ए की वैल्यू 4 होगी तो जो है हमारा वो नहीं चलेगा। ये लॉजिक लगाया। तो ये होता है ब्रेक और कंटिन्यू का इस्तेमाल। तो ब्रेक का यूज आप कब करेंगे? ब्रेक का यूज आप तब कर सकते हैं जब आपको पूरा जो प्रोग्राम है वो लूप जो है वो रोकना हो, आगे चलाना ही ना हो। कंटिन्यू का इस्तेमाल तब करना है जब आपको किसी एक आइट्रेशन को रोकना हो, एक चक्कर या एक राउंड को रोकना हो, सीधे अगले राउंड में पहुंचना हो। कोई डाउट हो तो बताएं ब्रेक और कंटिन्यू में। हाँ, अगर एक ही प्रिंटफ में सारे आप नेम लिख देंगे तो भी आपका आउटपुट आएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक ही प्रिंटफ में भी कर सकते हैं, मैंने बस अलग अलग किया है, ऐसे ही कोई उसका लॉजिक नहीं है। आप चाहें तो ये सब एक ही प्रिंटफ में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ए इक्वल इक्वल अगर 4 नहीं लिखेंगे तो पहली बार लूप चलेगा, तुरंत ब्रेक या ब्रेक हो जाएगा या कंटिन्यू हो जाएगा। हमने क्या किया है, हमने पर्टिकुलर सिचुएशन पर ब्रेक या कंटिन्यू चलाया है। अब सोचिए जैसे ये इफ ना लिखा हो और सीधे यहाँ पे ब्रेक लिखा हो, इससे क्या होगा? लूप चला, अंदर गए, तुरंत ब्रेक हो गया, मतलब कुछ नहीं आएगा, प्रोग्राम का आउटपुट ही नहीं आएगा। ठीक है, और हमने यहाँ पे अगर इफ लगाया तो इसका मतलब बाकी टाइम चले
लेकिन जब a की वैल्यू 4 हो तो ब्रेक या कंटिन्यू जो हमें चाहिए वो हम कर सकते हैं। और जो ब्रेक या कंटिन्यू होता है ये हमेशा किसी न किसी पर्टिकुलर स्टेट किसी कंडीशन पे ही होते हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए जैसे अभी ये प्रोग्राम है, इसका आउटपुट देखिए प्रॉपर 10 बार आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रॉपर आ रहा है आउटपुट। अब देखिए यदि यहाँ पे ब्रेक लिख दिया जाए बिना कंडीशन के तो क्या होगा, देखिए बिना कंडीशन के अगर हम ब्रेक लिख देंगे तो आउटपुट एक बार भी नहीं आएगा। अभी रन हो रहा है, देखिए आउटपुट एक बार भी नहीं आया। क्यों नहीं आया एक बार भी आउटपुट? लूप के अंदर गए और लूप के अंदर जाते ही लूप से बाहर आ गए, ठीक है ना। लूप के अंदर गए और लूप के अंदर जाते ही लूप से बाहर आ गए तो ब्रेक हो गया। कंटिन्यू किया तो कंटिन्यू करने पर भी यही होगा, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। देखिए क्योंकि लूप के अंदर जितनी बार गए उतनी बार लूप के लाइंस को एग्जीक्यूट नहीं किया गया, मतलब इन लाइन को एग्जीक्यूट नहीं किया गया, सीधे यहीं से बार बार ऊपर चले गए। फिर लूप के अंदर गए, फिर यहीं से बार बार ऊपर चले गए। यहां से हमें ऊपर जाना था ना, लेकिन कंटिन्यू क्या करता है, यहीं से ऊपर भेज देता है। हमें यहां से ऊपर जाना था, जब यहां से जाएंगे नीचे से तब सब चलेगा। अगर यहीं से चले गए ऊपर अगली बार अगले राउंड के लिए तो कुछ नहीं चलेगा। इसलिए ये चीजें कंडीशनल ही लिखी जाती है, ठीक है। तो ये होता है ब्रेक और कंटिन्यू का इस्तेमाल। ब्रेक और कंटिन्यू का यूज हमें करना पड़ता है कई बार कई प्रोग्राम में, कई तरह के सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि अगर हमें ये प्रोग्राम यहाँ पे रोकना है, ये लूप यहाँ पे रोकना है तो क्या करना है। तो वो खुद आपको रिक्वायरमेंट आपके सामने समझ में आ जाएगी कि हाँ हमें ये वाला काम इस जगह पर रोक देना है। तो जब आपको रोकना होगा तो आप वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है एरे का। तो एरे का कॉन्सेप्ट कैसे इस्तेमाल होता है, क्या होता है, इसके बारे में ध्यान दीजिए। तो जो एरे है हमारा, एरे में क्या होता है, अभी तक हम लोग जो है वेरिएबल लिया करते हैं, लाइक इंटीजर a इक्वल टू, और हम कोई वैल्यू उसमें दे देते हैं इस तरह से। तो हम अभी तक कोई वेरिएबल लेते हैं और उस वेरिएबल में हम एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। मतलब एक वेरिएबल में एक टाइम पे हम एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें एक वेरिएबल में एक टाइम पे मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना हो तो क्या करेंगे, तो एरे का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक समझिए एरे के पीछे का। जैसे आपको मैंने सिखाया था 2 नंबर में बड़ा नंबर निकालना इफ से, तो हम लोगों ने वो प्रोग्राम भी बनाया था और चला भी था प्रॉपर। फिर हमने आपको बताया था 3 नंबर में से बड़ा नंबर निकालने का इफ से, वो भी हमारा प्रोग्राम बना था और वो भी चला था और उससे भी हमारा जो है आउटपुट प्रॉपर आया था। लेकिन यदि हमें 1 नहीं 2 नहीं, हमें यदि 3 भी नहीं, हमें 10 नंबर या 20 नंबर या 50 नंबर में से बड़ा नंबर निकालना पड़ेगा। हमें मान लीजिए 50 नंबर में से बड़ा नंबर निकालना है, या हमें कहा जाए हमने आपको प्रोग्राम बनवाया है 2 नंबर को जोड़ने का, 3 नंबर को जोड़ने का। आपसे कोई कहे 50 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बनाना है, 50 नंबर को ऐड करना है, सम करना है उनका, तो कैसे करेंगे? इसके लिए आपको अभी के केस में 50 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। मतलब एक काम करने के लिए एक लूप, एक जो है 50 नंबर का जोड़ने का प्रोग्राम बनाने के लिए आपको 50 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, जिन सभी एक अलग अलग वेरिएबल में आप 50 के 50 नंबर इनपुट करवा सकते हैं। फिर उन 50 नंबर को जोड़ेंगे। एक बार आप ट्राई करिएगा कि 10 नंबर में सिर्फ 10 नंबर को जोड़ना है, तो 10 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम मेरे अकॉर्डिंग आप ऐसे ही बनाना पड़ेगा आपको कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे इस तरह से और इसके अंदर लिखेंगे इंटीजर, 10 वेरिएबल लेंगे a b c d e, ठीक है ना, f g h i और j, ये क्या हो गए 10 वेरिएबल।
अब इन 10 वेरिएबल में या तो आप वैल्यू असाइन करो या यूजर से इनपुट कराओ। यूजर से इनपुट कराना होगा तो printf लिखोगे, printf वाला लाइन, फिर scanf वाला लाइन, फिर जो है आप एक और वेरिएबल लोगे सम नाम का, इक्वल टू a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e प्लस f प्लस g प्लस h प्लस i प्लस j, ऐसे लिखोगे। इसके बाद में आप अगेन printf से जो है सम को प्रिंट कराओगे। तो इतना प्रोग्राम बनेगा। लेकिन यहीं पे अगर आपसे 10 के नंबर की बजाय कह दिया जाए 50 नंबर को प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाना है, तो जो इशू है यहाँ पे वो ये है कि 50 नंबर को सम कराने के लिए 50 नंबर के लिए वेरिएबल लेना पड़ेगा। जो 50 के 50 वेरिएबल होंगे वो अलग अलग नाम के लेने पड़ेंगे। अब इशू ये आएगा कि अगर आपको अलग अलग नाम के वेरिएबल 50 लेने पड़े तो 50 वेरिएबल के नाम याद रखना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज। 50 वेरिएबल को अलग अलग यूज करना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तो एरे का इस्तेमाल किया जाता है इस तरह की समस्याओं के को यूज करने के लिए, इन पे जो है सॉल्यूशन देने के लिए। तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। एरे क्या है? एरे एक कलेक्शन है सिमिलर टाइप के डाटा। तो आप इसको डेटा कह सकते हो, आप इसको डेटा और वैल्यू भी कह सकते हो। तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा और सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यू। मीन्स यहाँ पे आप अगर आपके सामने एक ही तरह की मल्टीपल वैल्यूज हो और उन्हें आपको स्टोर करना हो तो आप जो है उसको एरे में स्टोर कर सकते हैं। एरे कैसे बनाया जाता है? देखिए, एरे बनाने के लिए लिखा जाता है लिखा जाता है डेटा टाइप, फिर लिखा जाता है वेरिएबल का नेम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में उसका साइज। समझिएगा कैसे होता है ये। जैसे डेटा टाइप एग्जांपल के लिए इंट या फ्लोट, फिर वेरिएबल का नाम। एग्जांपल के लिए वेरिएबल का नाम है, हमें मान लीजिए अपने बैच में सभी लोगों का मान लीजिए एक टेस्ट हो और उस टेस्ट में किसके कितने मार्क्स आए उनको स्टोर करना। तो एक मार्क्स नाम का मैंने वेरिएबल लिया। मार्क्स नाम के वेरिएबल के अंदर आप साइज पास करेंगे। साइज का मतलब होता है कि कितने मार्क्स, मतलब कितने लोगों के मार्क्स स्टोर करने। हमने सोचा कि हमारी क्लास में 20 लोग हैं, 20 लोगों ने एग्जाम दिया, 20 लोगों के मार्क्स को स्टोर करना है। तो मैंने मार्क्स नाम का एक वेरिएबल लिया। अगर आप नॉर्मली एक वेरिएबल लेते हैं इस तरह से इंट मार्क्स, इसमें आप एक ही लोगों के मार्क्स को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको मल्टीपल, मान लीजिए 20 लोगों के मार्क्स को स्टोर करना है, तो आप इस तरह का वेरिएबल लेंगे, इंट मार्क्स ऑफ 20। ठीक है। देन आप यहाँ पे ये इस तरह समझ सकते हैं इसको कि जो मार्क्स नाम, अब आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। लाइक आपको 5 लोगों के मार्क्स को इनपुट कर स्टोर करना है तो आप इस तरह से ले सकते हैं। मतलब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पास होता है ये होता है साइज ऑफ व्हाट, कि कितने मार्क्स या कितने वैल्यू स्टोर करने हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ पे हमारे कंप्यूटर में ये इतने स्पेसेस क्रिएट कर देगा और हम वहां पे एक एक करके सभी पे वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जो एरे होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है सिंगल डायमेंशनल एरे और एक होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। सिंगल डायमेंशनल एरे क्या होता है इसको देखिए। सिंगल डायमेंशनल एरे इस तरह से बनता है कि इंटीजर या फ्लोट, मान लीजिए मार्क्स पॉइंट में भी आ सकते हैं, तो मार्क्स ऑफ 20। तो ये है सिंगल डायमेंशनल एरे। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है इसको समझने के लिए मैं आपको समझाता हूं। एक वर्ड फाइल ओपन करता हूं। देखिए, जैसे हमारे पास है फ्लोट मार्क्स ऑफ मान लो 5 या 10, मतलब हमें 10 लोगों के नंबर को स्टोर करना है। 10 लोगों के नंबर को स्टोर करने के लिए
मेमोरी मैंने आपको बताया था, हमारी जो मेमोरी होती है वो कुछ इस तरह से होती है, छोटे छोटे बाइट्स में डिवाइडेड होती है। मैंने आपको ये चीज सिखाई थी, बताई थी फर्स्ट डे कि जो हमारी मेमोरी होती है वो छोटे छोटे बाइट्स में डिवाइडेड होती है। अब जो फ्लोट मार्क्स वेरिएबल लेंगे 10 साइज का, ये मेमोरी में हमारे कुछ इस तरह का, देखिए हमारे मेमोरी में कुछ इस तरह के ब्लॉक क्रिएट कर देगा, जो कि हर एक ब्लॉक एक वैल्यू को स्टोर करने का काम करेगा। जैसे ये पहला ब्लॉक है, इसमें हमने पहले स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर किए, मान लीजिए 15, 55, दूसरे स्टूडेंट के मान लीजिए मार्क्स आए इस तरह से, और हम इस तरह से स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग इस तरह की वैल्यू इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। तो ये वैल्यू स्टोर हो गई, एक एक वैल्यू एक एक बॉक्स में स्टोर होगी। तो जब हम इस तरह की लाइन लिखते हैं, एरे बनाते हैं, तो कंप्यूटर में हमारे इस तरह का मेमोरी का आर्किटेक्चर क्रिएट हो जाता है। ये सारी वैल्यू एक दूसरे के एक साथ ही होती है, मतलब जहां पे हम स्टोर करते हैं वहीं पे होती है। दूसरी बात, हर एक वैल्यू को अलग अलग पहचानने के लिए इन सब का एक इंडेक्स नंबर होता है। हर एक वैल्यू को अलग अलग पहचानने के लिए इनका एक इंडेक्स नंबर होता है, जो कि 0 से शुरू होता है, और फिर पहले की 0 होती है, दूसरे का 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, 4 होता है, 5, 6, 7, 8, 9। मतलब हर एक वैल्यू को अलग अलग पहचानने के लिए, जैसे 55 कहाँ पे स्टोर्ड है, तो इसको हम कहेंगे 55 मार्क्स नाम के एरे के 0 इंडेक्स नंबर पे स्टोर्ड है। इसे हम लोग इंडेक्स नंबर कह सकते हैं, सीक्वेंस नंबर कह सकते हैं, सीरियल नंबर कह सकते हैं। धीरे धीरे समझ जाएंगे आप। अभी के लिए आप इसको सीरियल नंबर समझिए, और कंप्यूटर की भाषा में या सी की भाषा में इसको ही इंडेक्स नंबर कहा जाता है, इंडेक्स नंबर। तो जो 55 है ये 0 पे स्टोर्ड है। अगर आपसे कोई कहता है लाइक मार्क्स वेरिएबल में मार्क्स जो एरे है, इस एरे में जो 57 है ये कहाँ पे स्टोर्ड है, तो ये स्टोर्ड है 6 पे। 6 क्या है, टेक्निकली देखा जाए तो ये 7 नंबर पे स्टोर्ड है, लेकिन इसका इंडेक्स नंबर 6 है। क्यों 6 है, क्योंकि जो इसकी काउंटिंग है वो 0 से होती है। टोटल इसमें 10 वैल्यू है, लेकिन काउंटिंग 1 से लेकर 0 से लेकर के 9 तक जाता है, 10 तक काउंटिंग नहीं जाती है, क्योंकि काउंटिंग उधर 0 से शुरू होती है। कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो काउंटिंग है वो 0 से शुरू होती है। तो इस तरह से हमारा एरे होता है। अगर मल्टी डायमेंशनल एरे की बात की जाए, तो उसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि डबल डायमेंशनल एरे, मतलब डबल का मतलब जो अभी हमने लिखा मार्क्स ऑफ 10, ये सिंगल डायमेंशनल है, क्योंकि इसमें इस तरह का आर्किटेक्चर क्रिएट होता है। लेकिन अगर हम बात करें, मान लीजिए इंटीजर किसी नाम का वेरिएबल लिया, 3 इतने की बात करें, तो इतने का मतलब ये हुआ कि इस तरह का आर्किटेक्चर हमारे कंप्यूटर में क्रिएट हो जाएगा, कुछ ऐसा। अगर हमने इंटीजर a ऑफ 3 लिया हुआ है, तो a ऑफ 3 का आर्किटेक्चर कुछ ऐसा क्रिएट होगा। लेकिन अगर हम इंटीजर a ऑफ 3 ले लें, ये मल्टी डायमेंशनल होता है, इसका आर्किटेक्चर कुछ ऐसा क्रिएट होगा। देखिए इस तरह का। इसमें क्या होता है, इंटीजर 3 ऑफ 3 का मतलब इसके मल्टीप्लिकेशन में ब्लॉक्स क्रिएट हो जाते हैं। 3 into 3 मतलब यहाँ पे 9 एलिमेंट्स का बॉक्स क्रिएट होता है, लेकिन इसमें ये सारे एलिमेंट एक दूसरे के आगे थे इस तरह से सीक्वेंस में। लेकिन इसमें जो एलिमेंट होते हैं, 3 पहले, फिर उसके नीचे 3, फिर उसके नीचे, इस तरह का आर्किटेक्चर होता है। इसमें ये आपका रो होता है और ये आपका कॉलम होता है। ये आपका रो है और ये आपका कॉलम है। इसमें क्या होता है कि ये पहली रो है और ये पहला कॉलम, ये पहली रो का दूसरा कॉलम है, ये पहली रो का तीसरा कॉलम है। तो अगर हम लोग बात करें, एक बार हम इस टेबल को कॉपी करके एक बार देखिए, ये मान लीजिए वैल्यू है, इसके अंदर वैल्यू है, इस तरह से कोई भी वैल्यू हो सकती है।
अब ये वैल्यू किस नंबर पे है? तो ये वैल्यू है 0,0 पे। क्यों? क्योंकि ये 0 रो के 0 कॉलम पे है। ये वैल्यू कहां पे है? ये वैल्यू है 0 रो के 1 कॉलम पे। ये वैल्यू कहां पे है? ये वैल्यू है 0 रो के 2 कॉलम पे। ये 9 वैल्यू कहां पे है? ये 1 रो का, इस बार रो चेंज हो गया, कॉलम 0 हो गया। ये 1 रो के 1 कॉलम पे है और ये 1 रो के 2 कॉलम पे है। ये 2 रो के 0 कॉलम पे है, ये 2 रो के 1 कॉलम पे है, ये 2 रो के 2 कॉलम पे है। तो इस तरह से इनका इंडेक्सिंग होता है। इसको हम लोग आगे डिटेल में फिर समझेंगे, सीखेंगे। अभी हम लोग को ये वाला सीखना है। तो एरे को एक बार फिर हम समझाते हैं, एरे का यूज क्या है। एरे एक्चुअली मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है, लाइक A of 3 of 3। तो समझिएगा एरे का यूज कहां पे है। जब आपको एक ही टाइप की मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी हो तब हम लोग एरे का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको एक ही टाइप की मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी पड़ जाए, बहुत बार इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने बताया आपको 50 नंबर में से बड़ा नंबर निकालना है या 50 नंबर को जोड़ना है, तो थोड़ा सा क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स हो जाता है प्रोग्राम हमारा, क्योंकि 50 वेरिएबल्स जो हैं उनके नाम अलग अलग होने चाहिए। 50 वेरिएबल को स्टोर करना हो तो थोड़ा टाइम लगता है। 50 वेरिएबल तो ठीक है, चलो 50 वेरिएबल आप ले भी लेंगे, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि 100 नंबर को जोड़ना है या आपसे कहा जाए 500 नंबर्स को जोड़ना है या 500 नंबर्स में से बड़ा नंबर निकालना है या 500 नंबर्स को टोटल निकालना है या एवरेज निकालना है 500 नंबर्स का, तो वहां पे प्रोग्राम धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता जाता है, क्योंकि उतने वेरिएबल लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस केस में हम लोग एरे का इस्तेमाल करते हैं कि एक ही वेरिएबल लेते हैं और उसमें मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करते हैं। ठीक है ना? तो इसको हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी क्या करना है, अभी ये देखिए, जो मैंने अभी लूप बताया आपको आज, वो लूप जो है उसके टास्क मैं बताता हूं आपको। ये देखिए, कल आपको टास्क नंबर 3 कंप्लीट करना है। टास्क नंबर जो है आपका 3। ये देखिए, टास्क नंबर 3 में कुछ लूप के प्रोग्राम हैं, कुछ नेस्टेड लूप के प्रोग्राम हैं, जिसमें से देखिए यहाँ पैटर्न्स भी हैं और मैंने आपके ये 2 पैटर्न प्रिंट करके भी अभी दिखा दिए। मैंने ये 2 पैटर्न तो आज ही प्रिंट कर दिए हैं। ये पैटर्न अभी प्रिंट कर दिया है मैंने और ये पैटर्न भी मैंने आज ही प्रिंट कर दिया। ये पैटर्न आपको प्रिंट करना है, बस स्टार की जगह पे 1 2 3 लाना है, जो कि बहुत आसान है, छोटी सी ट्रिक है। सेम तरीके से ये पैटर्न, फिर ये पैटर्न। शुरुआत के कुछ जो प्रोग्राम है उनको समझ लीजिए। इसमें फिबोनाची सीरीज प्रिंट करनी है। फिबोनाची सीरीज जानते हैं आप लोग? फिबोनाची सीरीज सुना है आपने पहले कभी? नो सर। जो लोग नहीं जानते हैं बताते हैं। फिबोनाची सीरीज का मतलब होता है एक ऐसी सीरीज जिसमें हर एक अगला नंबर जो आए वो पिछले 2 नंबर का एडिशन हो। तो होता क्या है, शुरुआत में हम लोग 2 नंबर मान लेते हैं। शुरुआत के 2 नंबर हमने मान लिए। जैसे कि देखिए, हमें अगर कहा जाए कि आपके शुरुआत के 2 नंबर हैं ये, अब मैं कहूं अगर आपसे कि फिबोनाची सीरीज में हर अगला नंबर पिछले 2 नंबर का एडिशन होता है, तो कैसे निकलेगा? तो इसका अगला नंबर निकलेगा, उसको मैंने कहा पिछले 2 नंबर का एडिशन होगा। तो इसके पिछले 2 नंबर क्या है? 5 और 6। तो अगला नंबर क्या आएगा? 11। अगर हमें अब अगला नंबर निकालना हो तो हर अगला नंबर अपने जस्ट पिछले 2 नंबर का एडिशन होगा। तो 11 और 6 जुड़कर क्या बन जाएगा? 17। हर अगला नंबर पिछले 2 नंबर का एडिशन होगा, तो 11 और 17 जुड़कर क्या बन जाएगा आपका? 28। ठीक है ना? ऐसे ही हमारा जो प्रोग्राम है वो चलता चला जाएगा और हमारा हर अगला नंबर पिछले 2 नंबर का एडिशन होगा। तो जैसे अगर हम कहें हमारे पास पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, तो तीसरा नंबर ये आएगा, चौथा नंबर ये आएगा, 5वां नंबर ये आएगा, 6ठा नंबर ये आएगा, 7वां नंबर ये आएगा, 8वां नंबर ये आएगा, 9वां नंबर ये आएगा।
फिर अगला नंबर आएगा आपका ये, फिर अगला नंबर आपका आएगा ये। मतलब इस तरह से प्रोग्राम आपका चलता रहेगा और आपका हर नंबर अगला नंबर पिछले दो नंबर का एडिशन होगा। तो ट्राई करिएगा फिबोनाची सीरीज प्रिंट करने का। अगला प्रोग्राम है रिवर्स निकालने का डिजिट्स का। तो डिजिट का रिवर्स निकालना, जैसे एक नंबर है 1 2 3, इसके डिजिट का रिवर्स क्या होगा 3 2 1, ये निकालना है। इनपुट किया जाए 1 2 3, आउटपुट में आए 3 2 1। फिर एक प्रोग्राम बनाना है टेबल बनाने का। टेबल मतलब हिंदी में कहें तो पहाड़ा। तो जैसे कि कोई दो नंबर इनपुट किया जाए 2, तो 2 का टेबल जो है आपको प्रिंट करना है इस तरह से, ठीक है। इनपुट किया जाए 4, तो 4 का टेबल आपको इस तरह से प्रिंट करना है 40 तक, ऐसे कर, ठीक है। फिर अगला प्रोग्राम है फैक्टोरियल निकालने का। किसी नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 का फैक्टोरियल क्या होगा 1 into 2 into 3 into 4 into 5। बहुत सिंपल है। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल 1 से लेकर के 5 उस नंबर के बीच आने वाले सभी नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे 6 का फैक्टोरियल 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6, ठीक है। तो हर नंबर का फैक्टोरियल 1 से लेकर के उस नंबर के बीच आने वाले सभी नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ऐसे ही सारे प्रोग्राम बनाने हैं। जो समझ में नहीं आए वो मत करिएगा, लेकिन कॉपी पेस्ट मत करिएगा, इंटरनेट से मत देखिएगा, ट्राई करिएगा। ये सारे प्रोग्राम बनाने का जितने बन जाए अच्छी बात है, जो नहीं बनेंगे वो मैं बनवाऊंगा, ठीक है। दूसरी बात ये है, आप लोगों को कल तक फी पे करनी है। मैं अकाउंट डिटेल और सारी चीजें आपको ग्रुप में भेज दूंगा। मैं बार बार ये बात नहीं कहना चाहता हूँ। 1 वीक हमारी तरफ से हो चुका है और कल लास्ट डे है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, और वीडियो मैं जो है अपलोड कर दूंगा, वो आपको जो है मिल जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सर कल का आपके दोनों वीडियो आराम से एक ग्रुप बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। सर कल की वीडियोस भी भेज दीजिएगा। ठीक है, मैं कल का वीडियो भी अपलोड करके उसका लिंक भेज दूंगा, ठीक है। और आज का भी भेज दूंगा। किसी और को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो मैं अभी आपको ये वीडियोस अपलोड कर दूंगा। अपलोड होने में बस जितना टाइम, कल मैंने अपलोड नहीं किया था, आज मैं दोनों अपलोड कर दूंगा। जितना टाइम लगेगा अपलोड होने में, 1-1.5 घंटे में अपलोड हो जाएगा, फिर आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, और आप टास्क बना लीजिएगा कल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। इवनिंग। गुड इवनिंग